नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ बैंकिंग को आसान और सुरक्षित बनाना है। यहाँ हम एकदम बेसिक बैंकिंग की ही बात करेंगे। ये चैनल उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो बैंकों की तैयारी में लगे हैं या जिन्होंने अभी अभी बैंक ज्वाइन किया है। साथ ही ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो बैंकों में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। इवन हमने अपने फ्यूचर कंटेंट में बैंकों के ग्राहकों का भी ध्यान रखा है और ये चैनल उन लोगों के लिए भी मददगार होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे काम तो हम बस इसलिए करते हैं क्योंकि वो पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन हमें उनके पीछे के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते, जिसकी वजह से अगर पहले से कोई गलती चली आ रही है तो वो हम भी करना शुरू कर देते हैं। आइए आज हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हम बहुत जल्द सारी सरकारी योजनाओं की डिटेल गाइडलाइन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखिए, बैंक की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंपल टर्म में है। एज पर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द टर्म बैंकिंग इज डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉयल बाई चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। जैसा कि डेफिनेशन से बहुत ही आसान है कि बैंकों का काम सिर्फ और सिर्फ पब्लिक से पैसा लेना है और उन पैसों को पब्लिक को ही ऋण के रूप में दे देना है। इस ऋण से जो भी ब्याज की रकम आएगी उससे बैंकों को लाभ होता है। अपने इसी लाभ में से बैंक डिपॉजिटर्स को कुछ ब्याज दे देता है। बैंक इन्हीं डिपॉजिटर्स के पैसे से निवेश भी करता है और जिससे उसे कुछ लाभ प्राप्त होता है। साथ ही बैंक डिपॉजिटर्स के पैसे को उनकी मांग देने पर ही देने के लिए बाध्य हो जाता है। अब ये परिभाषा उस समय की है जब बैंकों की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज के दिन में बहुत सारे दूसरे काम भी हैं जो बैंकों से हो रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस, म्यूचुअल फंड्स, सोशल स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, गोल्ड बॉन्ड्स, डीमैट अकाउंट, आधार इनरोलमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे ही काम हैं, बट हमने यहाँ एक जिस्ट जो कि मेन काम है, हमने सिर्फ उसे ही आपके सामने में रखा है। अभी हम बात करते हैं रेगुलेटर की। तो बैंकों का जो रेगुलेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को स्थापित हुआ था एज पर आरबीआई एक्ट 1934। अब आरबीआई के कुछ मेन फंक्शंस में क्या क्या है? नोट इशुएंस, मॉनेटरी कंट्रोल करता है वो, एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस होता है उसको कंट्रोल करता है, बैंकों का सुपरविज़न और कंट्रोल करता है, साथ ही फाइनेंशियल मार्केट्स की डेवलपमेंट और रेगुलेशन में भी ये ध्यान देता है। मेन मुद्दा आरबीआई का यही है कि उसे सारी की सारी इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया देखनी होती है, जिसे सेंट्रल बैंक भी वो कहते हैं हम। मर्जर के बाद कुल 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स रह गए हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कनाडा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैं। इन सब की इस्टेब्लिशमेंट की डेट हमने दे रखी है, आप इस वीडियो में उनकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं नेशनलाइजेशन की। देखिए, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी गवर्नमेंट एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लेता है। सबसे पहला नेशनलाइजेशन 1969 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था। इन बैंकों में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थे। इसके बाद एक दूसरा फेज़ आया नेशनलाइजेशन का, जो कि 1980 में हुआ था, जिसमें आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में मर्जर कर दिया गया, जिसकी वजह से 19 नेशनलाइज बैंक उस समय रह गए थे, जो कि मर्जर के बाद अभी सिर्फ 12 रह गए हैं। तो धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बहुत जल्द सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की आती हैं उनको लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।